अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। अच्छी बढ़वार हेतु मटर की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। रोगों से बचाव के लिए बकरियों में टीकाकरण कब और कैसे कराएं? अक्टूबर माह में बोई गई मटर की फसल इस समय पुष्पन अवस्था पर है और इस अवस्था में फसल पर कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप होता है, जो कि फसल के उत्पादन पर विपरीत असर भी डालते हैं। तो अगर आपने भी अगेती मटर की फसल लगा रखी है तो कैसे करें इसका उचित प्रबंधन? आइए जानते हैं जिला रांची के प्रगतिशील कृषक बैजनाथ महतो से। आप हमारे खेतों में देख रहे हैं हरी भरी मटर, जो कि मेरा ये 3 एकड़ खेतों में जो है सो मटर जो है सो लगा हुआ है। और आप जो भी हमारे खेतों में जो मटर देख रहे हैं ये पूर्ण रूप से जैविक रूप से मैं जो है सो लगा हूँ। इसमें मैंने जो भी खाद का प्रयोग किया हूँ सभी जो है सो जैविक खाद जो है सो है। हमारा जो पौधा से पौधा की दूरी है वह 1-1 फीट का है और लाइन से लाइन की दूरी जो है सो 4 फीट का है। किसान बंधुओं, मैं आपको और एक विशेष जो है सो जानकारी देना चाहता हूं कि चूँकि ये मेरा जो है सो मल्चिंग में जो है सो मटर जो है सो लगाया हुआ है और मल्चिंग से लगाने से सबसे बड़ी हमको जो है सो लाभ ये है कि जो भी खरपतवार नियंत्रण है यह जो है सो बहुत ही सहज जो है सो हो जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि ये किसान भाई मटर की खेती मल्चिंग लगाकर करते हैं, जिससे खरपतवार नियंत्रण में सहायता मिलती है। लेकिन जो किसान मटर की खेती सामान्य तरीके से करते हैं, उनके खेतों में खरपतवारों का प्रकोप अधिक देखा जाता है, जो कि फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं, साथ ही हानिकारक रोग और कीटों की शरण स्थली का काम भी करते हैं। तो यदि आपके खेतों में खरपतवार की अधिकता है तो आप शीघ्र ही खेतों में निराई गुड़ाई करें। निकाय गुड़ाई का भी जो है सो ध्यान देना पड़ता है। जैसे ही 8 से 10 दिनों में कुछ खरपतवार जो है सो हमारे खेतों में उग आते हैं तो उनका जो है सो देखभाल करना होता है। फसल की अच्छी बढ़वार में समय पर सिंचाई का विशेष महत्व होता है। फसल से अच्छे उत्पादन के लिए फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फसल अभी पुष्पन अवस्था में है, ऐसे में एक सिंचाई अभी देना चाहिए और इसके उपरांत जब भूमि में नमी की कमी हो तब 8 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। यदि आप सिंचाई ज्यादा कर देते हैं तो फसल पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन जो है सो ये ठंडा का मौसम में मटर को प्रतिदिन सिंचाई नहीं करनी चाहिए। 2 से 3 दिनों के अंतर में जो है सो हम सिंचाई जो है सो करते हैं। फसल से अच्छे उत्पादन के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। साथ ही फसल की अच्छी बढ़वार के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग भी करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पौधे विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं।
जो भी जैविक खाद है, चाहे वो केचुआ खाद हो, केचुआ खाद लगभग जो है सो हम 1 टन जो है सो का प्रयोग जो है सो अपने खेतों में करते हैं मटर लगाने के लिए। केचुआ खाद है आपका जो है सो बायो फर्टिलाइज़र जो ब्राउन गोल्ड, ह्यूमिक गोल्ड और नीम जी और काला सोना का जो है सो प्रयोग जो है सो किया हूँ। और इसके अलावा कुछ जो है सो फर्टिगेशन भी जो है सो करना पड़ता है। फर्टिगेशन में चूँकि हम जैविक खेती करते हैं, फर्टिगेशन में एक ट्रिगर नाम की दवा है जिसको कि एक बार फर्टिगेशन करने के बाद 40 दिनों तक कोई भी खाद जो है सो नहीं दिया जाता है। और कभी कभी जो है सो हम इसके अलावा जो है सो गोमूत्र का भी जो है सो प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको मटर की फसल की सामयिक देखभाल के विषय में जानकारी दूंगा। तो इस समय अपनी फसल फली अवस्था पर भी है, बढ़वार की अवस्था पर है। मटर की फसल में इस अवस्था पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है और इन्हीं में से एक है चने की इल्ली। ये कीट शुरुआत में पत्ती को खुरच कर खाती है और इसके बाद फली बनने पर फली में छेद कर उसके दाने को खाती रहती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता तो प्रभावित होती है, साथ ही उपज में गिरावट भी देखी जाती है। यह एक ऐसा कीट होता है जो फसलों पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो इसका नियंत्रण करना, इसकी रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें आप कई प्रकार के कीटनाशक बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें से आप किनोलफॉस का प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा इसमें रहेगी 1.5 से 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। अगर इसका प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है तो इसमें आप इंडॉक्सीकार्ब जैसे कीटनाशकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मटर की फसल इस समय पुष्पन अवस्था पर है। ऐसे में ठंड बढ़ने पर फसल में माहू कीट की समस्या भी देखी जाती है, जो कि कोमल टहनियों और पत्तियों का रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं पर अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो माहू की भी समस्या आती है, तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड नामक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं और मात्रा रहती है इसकी 0.3 ml प्रति लीटर के मान से या 15 लीटर के माप में 5 ml दवा का मिलाकर आपको प्रयोग करना है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग, जिसे आप भभूतिया रोग के नाम से जानते हैं, इस रोग के कारण पत्तियों पर सफेद पाउडर जम जाता है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, या यूं कहें कि अपना भोजन बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। पुष्पन और फली अवस्था पर इस रोग के प्रकोप होने पर उपज में भारी कमी आ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप किसान भाइयों, आप घुलनशील सल्फर बाजार में मिलती है, घुलनशील गंधक के नाम से आती है। इसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी मटर की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। जाड़े के समय में केले के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। केले के बाग प्रदेश में आसानी से देखे जा सकते हैं। चूंकि इन दिनों प्रदेश में ठंड बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में अधिक ठंड के कारण केले के पौधे पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, साथ ही इनकी बढ़वार भी रुक जाती है। तो किसान भाइयों, पौधों के अच्छे विकास के लिए और फलन के लिए केले के बाग में आप कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं, चलिए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत सिंह से। जैसा कि आप जानते हैं कि केला की फसल भी एक महत्वपूर्ण फसल है। अगर आप ध्यान दें तो 2 तरह के पौधे हमारे इस समय खेत में खड़े होंगे। कुछ तो पौधे ऐसे होंगे जो कि 4-5 महीने के हो गए होंगे और कुछ हमारे केला के पौधे ऐसे होंगे जो कि 6-7 महीना 8 महीना के जो है आयु में खेत में खड़े होंगे। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जो हमारे केले के पौधे खास तौर से 1 महीना 2 महीना से लेकर के 5 महीने के जो आयु वाले पौधे होंगे, उसमें हमारा ये अनुशंसा होगा कि आप सबसे पहले उसकी सफाई रखें।
आप ध्यान दें कि किसी तरह का खरपतवार हमारे खेत में नहीं रहने पाए। किसान भाइयों, इसके अलावा महत्वपूर्ण पहलू आता है सिंचाई का। हालांकि ये ठंड का समय चल रहा है और हमारे किसान भाई आवश्यकता अनुसार सिंचाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर जनवरी माह में लगता है कि ठंडक ज़्यादा पड़ रही है या कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि पाले की संभावना बनती है, तो वैसी दशा में हमारी ये अनुशंसा होगी कि आप अपने खेत में आवश्यकता के अनुसार पानी अवश्य दें। इसके साथ ही साथ ये अपने खेत के चारों तरफ थोड़ा सा धुआं जला करके रखें, जिससे कि पूरे बागान को एक गर्म का इन्वायरमेंट मिला रहे और आपके बागान पर किसी प्रकार की जो है पाले की समस्या जो है नहीं आएगी। इसके साथ ही साथ आप देखें कि जो भी हमारे 4-5 महीने के पौधे हैं, प्रति पौधा जो 5 महीने तक के पौधे हैं उनमें आप 100 ग्राम यूरिया और 125 ग्राम सुपर फास्फेट प्रति पौधा के हिसाब से आप करीब करीब जड़ से करीब 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दे दें। और ये ध्यान रखें कि 5 या 6 महीने के बाद से लेकर के जो भी आपका पौधा है उसमें 100 ग्राम यूरिया, 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, और ये करीब करीब आपका 10 महीना 11 महीने के जो पौधे हो जाते हैं तब तक आप कोशिश करें कि हर महीना जो है ये खाद का जो आपका ब्यौरा हम बताए हैं उसको जरूर दें। ये ध्यान रखें कि पौधे के पास न दें। जब भी आप खाद देते हैं तो मिट्टी में गाड़ करके दें और खेत में नमी रहना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद बात आती है हमारे जो बड़े पौधे हो गए हैं, खास तौर से जो 6-7 महीने के हो गए हैं, उनमें अब आप ये ध्यान दें कि जितने भी अवांछित प्रकंद निकल रहे हैं उनको आप लगातार रूप से काटते रहें, निकालते रहें, और काटने के बाद जो कटा हुआ भाग है उस पर आप 2 ml प्रति लीटर के उससे आप ले लें कि कटे हुए भाग पर आप जरूर केरासिन ऑयल लगा दें जिसमें उसे किसी प्रकार का फंगस ना हो। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान देने की जरूरत है, करपा रोग से यानी जो सिगाटोका बीमारी है से काफ़ी ग्रसित रहता है। तो इसमें आप देख लें कि शुरुआती अवस्था से ही, यानी जहाँ पर भी इस तरह के आपके पौधे दिखाई पड़ते हैं या जिस खेत में आपको करपा दिखाई पड़ता है तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप सबसे पहले ग्रसित भाग को काट करके अलग कर दें, उसको किसी भी तरह से खेत में रहने न दें। इसके अलावा हम 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और साथ में 10 ml बेनोल ऑयल, ये 1 लीटर पानी में घोल बना करके आप उसको छिड़काव करें। एक छिड़काव करने के बाद अब आप दूसरा छिड़काव 20 दिन के बाद करेंगे और दूसरे छिड़काव में आप 1 ml प्रोपिकोनाजोल ले लें और साथ में 10 ml बेनोल ऑयल, और इनको ले करके आप 3 छिड़काव अगर केले के पौधे में करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि करपा बीमारी जो है से आपका जो बागान होगा वो मुक्त रहेगा। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस पौधे में आपके बंच आ गए हों, जिस पौधे में आपके घेर बन गए हों, उसमें करीब करीब 20 ग्राम पोटेशियम सल्फेट का जो है एक घोल बना लें और उस घोल को आप अपने बंच के ऊपर छिड़काव करें। उससे होता क्या है कि आपके जो फिंगर्स हैं, जो आपके उंगलियां बनी हुई हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, साथ ही साथ उसमें एक चमक रहेगी, और जब अच्छी चमक और ग्रोथ अच्छी होगी तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें आपको जो उसका मार्केट रेट रहेगा वो भी अच्छा मिलेगा। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द होंगे हाजिर। रोगों से बचाव के लिए बकरियों में टीकाकरण कब और कैसे कराएं? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बकरियों में कई प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में आप बकरियों का टीकाकरण समय पर कराकर इन रोगों से अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। तो बकरी पालक भाइयों, बकरियों का टीकाकरण कब और कैसे कराएं, चलिए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संत कुमार सिंह से। तो वो टीकाकरण बकरियों में हम लोग का 4 टीकाकरण है। यदि 4 टीकाकरण हमारे किसान करते रहेंगे तो उससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी। एक सबसे जो खतरनाक बीमारी है पूरे भारतवर्ष में, इसका प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है, पीपीआर कहते हैं। ये पीपीआर यदि हो जाएगी तो आपको 80 से 90% बकरियां मर जाएगी। और पीपीआर का लक्षण क्या है? इसमें बुखार बहुत तेज हो जाता है, नाक से नेटा गिरने लगता है, पखाना पतला निकलेगा, और उसमें माने कि ये बहुत गंध रहेगा, थूथना पर घाव जैसा हो जाएगा। ये यदि लक्षण हो गया और यदि बीमारी हो गई तो आप दवा कीजिएगा तो मुश्किल से 20-25% बचा सकते हैं।
तो इसलिए हम जो भी बकरी पालक हैं उनको चाहेंगे कि ये टीकाकरण अवश्य लगा दें। और ये PPR का टीका पहले उपलब्धता में बहुत दिक्कत थी, अब बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध हो रही है। 100 डोज का टीका आता है। जब यदि वो टीका को खोल देंगे, एक बार खोल दिए तो 100 को ख़त्म करना है, यदि नहीं होता है तो उसको फेंक दीजिए। और ये 1 ml चमड़े में लगाना है। और किसान भाई को खुशी की बात यह है कि एक बार ये टीका लगाएंगे तो 3 साल आपको दवा देने की जरूरत नहीं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वो जो बकरियां फिर बच्चा देगी उसके बच्चे को देना है। और बहुत नॉमिनल खर्च, एक बकरी पर आपको 2.5 से 3 रुपया खर्च पड़ता है। और देखिए जाड़े का समय आ गया है, बल्कि तो ये कि होता है आपको ये फुट एंड माउथ डिजीज, इतना सालों भर होता है, लेकिन जाड़े में इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। और FMD का लक्षण ये है कि खुर में घाव हो जाता है, मुंह में घाव हो जाता है। इसको खुरपका मुंहपका भी कहते हैं। तो यदि हमारे किसान भाई अभी टीका नहीं लगाए हैं FMD का, तो उस टीका को लगा दें। फुट एंड माउथ डिजीज भी बाज़ारों में उपलब्ध है। और ये टीका आपको हर एक 6 महीना पर लगा रहा है। फिर तीसरा है ये गोट पॉक्स। यदि पॉक्स होगा तो उसके कान में, पेट के रीजन में, नाक में सब रीजन हुआ रहेगा, बहुत सा घाव ऐसा हो जाएगा। गोट पॉक्स देख लीजिए कि आपके क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं। यदि आपके क्षेत्र में होता है तो गोट पॉक्स का भी टीका उपलब्ध है बाजारों में, उसको दे दें। ये टीका को साल में 1 बार दिया जाता है। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में गोट पॉक्स नहीं हो रहा है तो देने की जरूरत नहीं है। एक इंट्रोटॉक्सिमिया बीमारी होती है, इसको हम लोग कहते हैं कि साइलेंट किलर। वो आपको कोई सिम्टम पता ही नहीं लगेगा, पेट दर्द होगा, दर्द होकर मर जाएगा। तो इसको कहते हैं कि माने कि अचानक हुआ अपना मर गया, आपको पता नहीं लगेगा कि इसको टिम्पनी होगा, क्या हुआ, अपना मर जाएगा। और उसको भी 4-5 रुपये लगता है, साल में 1 बार लगाना है। उस टीका को भी 1 ml आपको चमड़े में साल में 1 बार लगा दीजिए। तो ये 4 टीकाकरण आप बकरियों को करते रहेंगे तो आपको बीमारी से पूरा भी मिलेगा। दूसरी बात है कि ये तो टीकाकरण हो गया। और बकरियों में ये जो परजीवी है, आंतरिक परजीवी बहुत काफ़ी होता है, और इससे काफ़ी परेशान बकरियां रहती है। अब देखते हैं कि बकरियां बहुत मर जाती है, खांसते खांसते बहुत मर जाती है। परजीवी का क्या है कि परजीवी पेट में जाता है अपना, और वो ब्लड से उसका अंडा निकलते निकलते चल जाता है लंग्स में। अब बकरियां खांसते रहती है, जाड़े के दिन बहुत और खांसती। तो परजीवी को बकरी में हमेशा टाइमली डिवॉर्मिंग करते रहना है। उस डिवॉर्मिंग के लिए क्या आपको करना है, हर एक 3-3 महीना पर आपको जरूर डिवॉर्मिंग का दवा दीजिए। और इसका डोज जो है 7 से 9 मिलीग्राम प्रति किलो वजन पर खाली पेट में दे दीजिए उसको। कल देना है तो आज उसको आधा पेट खिलाइए, और देने के 4-5 घंटा के बाद उसको दाना दीजिए। और हर एक 3-3 महीना पर डिवॉर्मिंग देते रहिए। इसका टीकाकरण नहीं है, लेकिन समय समय पर डिवॉर्मिंग करते रहना है। तो डिवॉर्मिंग में एल्बेंडाजोल दे सकते हैं, दवा बदल के दे सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई ध्यान ये रखें कि यदि उनकी बकरियां गर्भवती है तो उसको एल्बेंडाजोल नहीं दिया करें। एक फेल्बेंडाजोल का दवा आता है, उसको देना। काहे कि एल्बेंडाजोल देने से कभी कभी एबॉर्शन होने का चांस है, गर्भपात होता है। और डरना नहीं कि हमारी गर्भवती बकरियां है तो उसको नहीं देना है, उसको भी देना है, लेकिन दवा केवल बदल देना है। तो इस तरह से आप किसान भाई करेंगे तो बहुत सी बीमारी होगी ही नहीं उनको। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला भागलपुर से जयंत कुमार जी, आप पशुपालन करते हैं और आपका एक पशु लाल पेशाब करता है, जिसके कारण एवं निवारण पर आप जानकारी चाहते हैं। तो जयंत कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बंधुओं को आज एक पशुओं में होने वाले घातक बीमारी बवेसियोसिस, जिसे हम रेड वाटर डिजीज के भी नाम से जानते हैं या पायरोप्लाज्मोसिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। प्रमुख लक्षण है कि पशुओं के पेशाब में लाल सेल आने लगता है, ब्लड सेल। इसका कारण है कि इस बीमारी के संक्रमण के बाद पशु के शरीर में RBC जो लाल रक्त कोशिका है वो काफ़ी मात्रा में टूटता है, जिससे एनीमिया होता है। और वही लाल रक्तकण पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है, तो पेशाब का रंग काफ़ी डार्क लाल रंग का हो जाता है। यह इसका मुख्य लक्षण है। इसके अलावा पशुओं में कमज़ोर होना, पिछले पैर से लंगड़ाना, चलने में मुश्किल होना, नर्वस सिस्टम बहुत जैसे लड़खड़ा के गायों का चलना, खाना कम कर देना, दूध उत्पादन में अचानक कमी आ जाना, जॉन्डिस का लक्षण दिखना, ये सब प्रमुख कारण है। इससे संक्रमित पशुओं को बाकी झुंड से अलग रखें, चूँकि ये एक अठगोड़वा टिक्स से संक्रमित ट्रांसमिशन होने वाला बीमारी है। इसमें होता यह है कि जो रिफिसेप्लस या बोफिलस जो टिक्स हैं, अठगोड़वा चमोकन जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से ये डिजीज ट्रांसमिट होता है। एडल्ट टिक्स जो मादा एडल्ट टिक्स हैं वो संक्रमित पशु का खून चूसती है
और फिर ज़मीन पे आता है, फिर उसका जो अंडा निकलता है उसमें भी वो इन्फेक्शन कैरी होता है और उसका अगला वंश का जो टिक्स है वो स्वस्थ पशु को फिर से इन्फेक्ट करते हैं और फिर स्वस्थ पशु में वो संक्रमण पैदा करते हैं। इस तरह इनका लाइफ साइकिल चलता है। तो इसके बचाव के लिए चूँकि ये टिक से ट्रांसमिट होने वाला बीमारी है तो निश्चित रूप से हम पहले ठोड़वा चमोकन का नियंत्रण करें। ठोड़वा का नियंत्रण के लिए खास करके जो इस समय जो साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन की जो दवाएं हैं जो बोटॉक्स बाजार में उपलब्ध है वो ज़्यादा कारगर नहीं है, इसलिए नए जनरेशन की दवा अमिट्राज हो या इप्रिनोमेक्टिन हो या आइवरमेक्टिन हो, ऐसे दवा का इस्तेमाल करें। जब भी इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि सुबह में जब धूप नहीं निकलता उस समय लगाएं या फिर शाम में धूप ढल जाने के बाद लगाएं, क्योंकि इससे हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होगा। अगर धूप में इस दवा का इस्तेमाल करेंगे जानवर के ऊपर में तो हाइपर सेंसिटिविटी होगा और पॉइजनिंग होगा, जानवर को परेशानी होगा। लक्षण दिखने लगे जैसे पेशाब में खून आने लगे या फिर नर्वस सिस्टम आने लगे, लड़खड़ाने लगे जानवर, तो निश्चित रूप से इसका इलाज कराएं। चूँकि इस बीमारी में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 104, 105, कभी कभी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ जाता है। इस स्थिति को कंट्रोल के लिए एंटीपायरेटिक दवा जो बुखार को कम करे और एंटीप्रोटोजोअल दवा जो भी डायमोनाजिन एस्चुरेट या बहुत सारी दवाएं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, किसी प्रशिक्षित पशु चिकित्सक की सलाह से इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बीमारी जैसे ही एडवांस होगा फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और अगर देर किए तो पशु का मृत्यु भी हो सकता है। तो जब भी लक्षण दिखे इस टाइप का तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें और उसका इलाज कराएं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अजोला की निर्माण तकनीकी और इसकी उपयोगिता, अच्छी बढ़वार के लिए शरदकालीन गन्ने की फसल में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।